इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30। इंग्लिश में हमारा इंटरनेशनल सेशन होता है 8:30 से 9:30। और मलयालम में लोकल सेशन होता है 9:30 से 10:30। तो आज की जो हमारा हिंदी सेशन है वो 1204 सेशन है। और आज की जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर प्रोमिला नेहरा। डॉक्टर प्रोमिला एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं लुधियाना पंजाब में, और कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन के रूप में भी काम कर रही हैं 2000 से। वे डेर ग्रुप की संस्थापक भी है, जिसकी स्थापना 2013 में की गई थी। इससे वो होम्योपैथी के तरफ जागरूकता और सामाजिक उत्थान के में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने काफी सारी डिजीजेस का इलाज होम्योपैथी से किया है और अभी भी करती जा रही हैं, निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं। तो डॉक्टर प्रमिला का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। और डॉक्टर प्रोमिला का जो आज का टॉपिक है वो है डिप्रेशन और काउंसलिंग। काउंसलिंग का क्या रोल रहता है अलोंग विद होम्योपैथी का डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम। तो उसके ऊपर डॉक्टर प्रोमिला आज थैंक यू अपना डॉक्टर सेशन देंगी। नेहा। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईएफ पेज पे। आप स्टार्ट कर सकते थैंक यू डॉक्टर नेहा। एंड थैंक यू डॉक्टर सानी, जो हमेशा बुलाते हैं। एक्चुअली ये सेशन लास्ट ईयर था, तो मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ तो ये विड्रॉ करा गया था। चलिए, तो पहले हम बात करेंगे ये डिप्रेशन। व्हाट इज द डिप्रेशन एग्जैक्टली? एक साइलेंट सा सैडनेस रहता है। डिप्रेशन को समझने से पहले हम थोड़ा सा अपना माइंड, अपनी सिचुएशंस, अपनी इनर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि होता क्या है एक्चुअली। सेम सिचुएशंस डिफरेंट अगर लोगों को मिलती है तो रिएक्शंस कभी सेम नहीं आते, रिएक्शंस हमेशा डिफरेंट आएगा। एक्चुअली कॉज क्या है बिहाइंड द रिएक्शंस, क्यों डिफरेंट रहता है? जबकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। आज के दौर में, आज की ही एज में, सेम एज ग्रुप में, सेम सेक्सुअल ग्रुप में क्यों डिफरेंस आएगा सेम ग्रूमिंग वाले बच्चों में? वो हम रीजन देखेंगे और वो रीजन हमें बताएगा हम किस तरह से काउंसलिंग और किस तरह से माइंड तक जाते हैं। नो डाउट कि हम देखते हैं मेडिसिन से हम बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक करते हैं, पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि काउंसलिंग बहुत हेल्प करती है। काउंसलिंग करना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है। जो मेरा व्यू है, मैं नहीं समझती हूँ कि हमारा लाइफ जो है वो वीक होता है। हमारा माइंड जो होता है वो वीक होता है। वीक क्यों होता है? क्योंकि लैक ऑफ कंट्रोल ऑन अवर माइंड, दैट इज द वीक। हमारा कंट्रोल माइंड पर जब ना रहे, वो हमको वीक बनाता है। क्यों वीक बनाता है? क्योंकि हम स्ट्रेटेजी के साथ उसको ट्रेन नहीं कर रहे हैं। किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं? कंट्रोल बाय इमोशंस। कोई डर साथ आ जाता है, कोई फियर आ जाता है, कोई थॉट ऐसा आ जाता है जो हमें डिस्ट्रैक्ट, हमें पीछे विड्रॉ कर लेता है, जो हमें करना चाहिए, और हम इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो वीक माइंड जो होता है वो हमें डिप्रेशन की तरफ को भेजता है। तो इसके ट्रेड्स क्या रहेंगे वीक माइंड के? ओवर थिंक करना, किसी भी एक चीज को लेके ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा सोचना, किसी भी एक बात को लेके हम इजीली ट्रिगर हो जाते हैं, रिस्पॉन्ड इजीली करते हैं। हमें एक ही बात के लिए रीश्योर होना पड़ता है, बार 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 हमें सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है हमें बताने के लिए एम आई राइट और रॉन्ग। ठीक है। अनकंफर्टेबल चीजें हमारी लाइफ में ज्यादा होती हैं। ठीक है। हम बहुत इजीली जब दूसरे को ब्लेम कर दें, कॉन्फिडेंस लेवल जब हमारा लूज हम कर जाते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर हमारी कम हो, ये चीजें वीक माइंड के ट्रेट्स हैं। अब देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग माइंड इसके अगेंस्ट क्या है। स्ट्रॉन्ग माइंड, इन माई व्यूज, नथिंग इज द स्ट्रॉन्ग माइंड। ये सिर्फ एक माइंड को ट्रेनिंग देना है। धुरंधर मूवी तुम सब लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से उसको ट्रेंड किया गया था, हीरो को। उसको धुरंधर किस तरह से बनाया गया, हमने उसको देखा, उसको ट्रेंड किस तरह किया गया। उसको जब नाम भी पूछा तब भी उसने यही बताया, हम हमजा।
बार बार पूछने पर भी उसका माइंड जो था, अगर अनट्रेंड होता तो बोल जाता अपना ओरिजिनल नेम, पर नहीं, ही वॉज ट्रेन्ड। तो यहाँ पे ट्रेन्ड माइंड जो होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग माइंड होता है। इट इज नॉट गिफ्टेड बाय गॉड। ठीक है, इमोशनली हम स्टेबल रहते हैं ट्रेन माइंड में, हम प्रेशर को इजीली हैंडल कर लेते हैं, इजीली ट्रिगर नहीं होते, रिएक्ट करने से पहले हम सोचते भी हैं, थिंक्स बिफोर रिएक्शन। ठीक है, माइंड जो होता है वहां पे रिएक्ट नहीं करता। मैंने क्या बोला है, रिएक्ट करने से पहले हम सोचते हैं, थिंक्स बिफोर रिएक्टिंग। स्ट्रॉन्ग माइंड नेवर रिएक्ट्स, याद रखना। तो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग माइंड ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स, नॉट रिएक्ट्स। ठीक है, रिएक्ट्स कहाँ होता है, एक्शन के अगेंस्ट। जब एक्शन के अगेंस्ट हम किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझ लेते हैं, वो हम रिस्पॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं, उसको हम रिएक्शन नहीं बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग माइंड एंड वीक माइंड। अब थोड़ा सा और देखते हैं। हम अपनी बिगेस्ट प्रॉब्लम नहीं है, बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, हमारा माइंड है। हमें ये तो समझ लग गया कि वीक और स्ट्रॉन्ग माइंड का ये गेम है, और प्रॉब्लम क्या है, हमारे माइंड की है, नॉट माई सेल्फ। एक्चुअली में क्या है, जो हमारा इनर वॉइस है ना माइंड का, वो हमें शेप दे रहा है, हमारा माइंड हमें शेप दे रहा है। अब किसी का स्ट्रॉन्ग माइंड है तो हमजा बन गया, है ना, किसी का वीक होगा, फंस जाएगा जल्दी। ठीक है, तो जो हमारा इनर वॉइस है, अब हमने ये देखना वो बनता कहां से है, ट्रेनिंग कहां से आती है। हर किसी को ट्रेन नहीं कर रही है गवर्नमेंट ना, हर किसी को स्पेशल 2-3 साल की ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। हम नॉर्मल पब्लिक है, तो हमें ट्रेनिंग कहां से मिलती है, हमारी पेरेंटिंग किस तरह से, हमारी ग्रूमिंग होती है, स्कूलिंग किस तरह से होती है, सोसाइटी कहाँ पे है हमारी, और हमारा कल्चर क्या है, हम सीखते क्या है हमारे कल्चर से। ये है, जैसे पेरेंट्स कई बार क्या करते हैं, बच्चे को चीख के ही बोलते हैं ये नहीं करना, उनके माइंड में वो फिक्स है सेंटेंस, ये नहीं करना, इससे नीचे वो नहीं सुनेगा। अगर यही चीज उसको अंडरस्टैंडिंग करके ही बचपन से बताई जाए, क्यों नहीं करनी, इसका फायदा और नुकसान क्या है, उसको हमेशा के लिए याद है, उसको बताना नहीं पड़ता, उसकी माइंड जो है आगे भी कैलकुलेट करेगा चीजों को। ठीक है, तो हिडन रीजन क्या है, स्ट्रेस के पीछे, ये डिप्रेशन, ये एंजाइटीज के पीछे ओन कंफ्लिक्ट। हमारा जो इनसाइड है, हमारा माइंड है, वो हमारा कंफ्लिक्ट क्रिएट करता है बातों के बीच में, हमारे अपने ही थॉट्स के बीच में, तो ये इश्यू आ रहा है। तो ये तो हमारा छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था कि कैसे बनता है माइंड को शेप, किस तरह से मिल रही है, कहां से मिल रही है। कुछ मैं आगे जाके आपको एग्जांपल्स भी दूंगी, जिस तरह से मैंने ये पेरेंट्स का एग्जांपल दिया है ना कि पेरेंटिंग कैसे है, ये मैं आपको ऐसा ही केस एक बताऊंगी आगे जाके। थोड़ा जी सा वेट मतलब। करेंगे, आई थिंक समवन इज आस्किंग सम। हाँ जी, अंदरला भी बंद है, एसी उसी भी बंद है, इन्हें भी बंद कर दो, मैं चलिए, बस वो देख। अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास मरीज आता है तो हम किस तरह बस से मैं आ उसको जाऊंगी अप्रोच ऊपर। करते हैं। आई थिंक कुछ डिस्टरबेंस है बीच में। डॉक्टर सुरेंद्र कौर, एनी प्रॉब्लम? आप म्यूट कर मैम दो आप ना उनको। प्लीज कंटिन्यू कीजिए मैम, हाँ, शायद उनका गलती से म्यूट ऑन हो गया होगा, प्लीज कंटिन्यू। ओके जी, ओके। अब देखिए, जब हमारे पास मरीज पहुंचता है, ये तो हमारा ये था कि किस तरह से माइंड प्रिपेयर हुआ वीक और स्ट्रॉन्ग के बीच में। अब देखते हैं जब हमारे पास मरीज आता है हम उसको लेते हैं किस तरह से। जिस तरह से मैं लेती हूँ मैं वो शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, दिस इज माय फर्स्ट रीजन। इसमें क्या होता है, हम ग्रूमिंग देखेंगे, किस तरह से वो ग्रूम कराए बच्चा, वेल ग्रूम्ड है, ये हाइजीनिक वोटर आईडी रहता वाला था, लिखना तो पुअर हाइजीन था, वोटर आईडी वाला किस लिख। तरह से। ठीक है, नेक्स्ट, पोस्चर्स जेस्चर्स उसके किस तरह के हैं, कॉन्फिडेंट है या नहीं है, शोल्डर स्टूप है, बैठता कैसे है, आई कांटेक्ट मेरे साथ है कि नहीं, फेशियल एक्सप्रेशंस व्हाइल ही और शी टॉकिंग। ठीक है, एटीट्यूड
उसका मेरे अगेंस्ट किस तरह से है बात करते हुए वो बेचैन है या नहीं है, विड्रॉ करता है बातों को। ठीक है, ये मेरा जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर में रहेगा। बिहेवियर में मैं एक बात और बताऊंगी, कई बार मैंने डॉक्टर से सुना है कि नहीं, फर्स्ट हम जब मीटिंग होती है मरीज बहुत कुछ झूठ बोलता है, तो हम कैसे पहुंच सकते हैं मरीज के इनर तक। मरीज झूठ बोले सच बोले वो उसका है, वो उसका थॉट प्रोसेस है, आगे मैं जो बताऊंगी वो उसी में ही फॉल करता है। दूसरा मेरा विजन कहां पे अटकता है, स्पीच फ्लुएंसी कैसी है उसकी, स्पीडी है और स्लो है, लाउड और डाउन में है, वॉल्यूम कितना है, टोन कैसा है, और सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कैसे हैं। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी बताएंगे उसके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि वो सडनली आ रहे हैं, सोचे बिना आ रहे हैं। ठीक है, इस पे भी बात करेंगे, सोचे बिना। अब जो मैं बोल रही सच और झूठ, तीसरा विजन मुझे अपना ओपन करना पड़ता है थॉट एबनॉर्मलिटीज पे। वहां पे कैसे, हमारा थॉट फॉर्मेशन कैसा है मरीज का, हमको सुनना है, समझना है, वो किस तरह से सोचता है, उसका फॉर्मेट क्या है। थॉट पोजेशन कैसा है, मतलब कंट्रोल्ड बाय ओन है उसके थॉट्स, या किसी ने उसको समझा दिया वो थॉट लेके मेरे पास आया, या किसी ने उसको बताया है कि तुझे ऐसे करना है, किसी और के माइंड से उसका थॉट्स चलते हैं या उसके सेल्फ थॉट्स है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीज हमको बाद में काउंसलिंग में काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द थॉट स्ट्रीम, स्पीड कितनी है उसके थॉट्स की, अभी ये आया, अभी वो गया, अभी इधर गया, कितना उसका स्पीडी है थॉट्स। नेक्स्ट उसकी कंटिन्यूटी थॉट्स की क्या है, थॉट्स को ब्लॉक करता है या प्रिजर्व करके रखता है, हमें ये भी देखना जरूरी है। थॉट्स के कंटेंट क्या है, मेन कंसर्न हमारा उसके कंटेंट ऑफ थॉट्स पे रहता है, चलता क्या है। उसके वर्ड्स जो हमारे बात कर रहा है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और थॉट्स का कंटेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब भी हम बात करते हैं पेशेंट से। तो ये तो रहा हमारा जब हमारे पास मरीज आता है। अभी हम देखते हैं उसके सिम्टम साइंस किस तरह से रहते हैं। सैडनेस, नॉट फॉर 1 और 2 डेज, कम से कम 1 डेढ़ महीना तो चले। और वो सैडनेस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आई फिर ठीक है, ऐसी सैडनेस, वो सैडनेस आपको तो बॉदर करती हो और साथ में आपके इन्वायरमेंट को भी बॉदर कर रही है, आपके बाकी रिलेशंस को भी वो बॉदर कर रही है। वो सैडनेस अगर हो तो डिप्रेसिव है मरीज। ठीक है, उसको अपने काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका काम से वो सफर हो रहा हो, टायर्ड हो, वीक फील करता हो, नींद बहुत ज्यादा आ रही हो और बहुत कम आ रही हो, एपेटाइट में फर्क आ रहे, भूख का बहुत ज्यादा लगना और भूख का बहुत कम लगना, दोनों ही पॉइंट्स आपको डिफ्रेंशिएट करने होंगे, आपकी मेडिसिन सिलेक्शन में काम आएंगी। गिल्ट है या नहीं है अंदर किसी चीज को लेकर, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, सुइसाइडल थॉट्स है या नहीं है। इसके साथ साथ फिजिकल लेवल पर क्या आएगा, वीक इम्यून सिस्टम हो जाएगा, जल्दी जल्दी बीमार होएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। लड़की है तो पीरियड्स डिस्टर्ब होंगे, अगर लड़का है तो उसके टेस्टोस्टेरोन पे फर्क आएगा। ठीक है, डाइजेशन उसका वीक हो जाएगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आएगा, या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर स्टूल्स जल्दी लग सकते हैं। ये तो उसके साइंस और सिम्टम्स हैं, 1 या 2 दिन 4 दिन के नहीं है, इसको लंबे दिनों तक काम चलना चाहिए ऐसा ही। देन वी फील कि हाँ ये पेशेंट है। कॉजेज क्या रहते हैं, हमें कहाँ से पिक करने होते हैं कि हाँ इसका पॉजिटिव एजेंट्स क्या है। हम पैथोलॉजीज में पढ़ते हैं कि बीमारी है, कॉज क्या रहेगा, डिप्रेशन जिस मेंटल पैथोलॉजी, यहाँ पे कॉजेज क्या रहेंगे, उसी तरह के रहेंगे। स्ट्रेस कहाँ से आ सकता है, वर्क प्लेस से, दूसरा फैमिली मेंबर से, तीसरा फाइनेंशियली, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स, आपके दोस्त मित्र, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आजकल का जमाना है जेंजीज का, तो रिलेशनशिप में भी स्ट्रेस आपको मिलता है।
स्ट्रेस कहां से आया, ये 3 पॉइंट्स देखने हैं, तीनों में से कहां से स्ट्रेस आ रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस, तीसरा क्रॉनिक डिजीज। कभी मत सोचना कि हमारे रिलेशंस में से स्ट्रेस आता है, कई बार एक क्रॉनिक डिजीज की वजह से भी स्ट्रेस रहने लग जाता है और वो स्ट्रेस हमारे रिलेशंस में दिखता है, लेकिन कॉज क्रॉनिक डिजीज होता है। जेनेटिक रीजंस, आप पीछे देखोगे मदर फादर में, वहां पे भी ये इशू है, तो माहौल ही ऐसा है, ग्रूमिंग ही ऐसे हुई है, लगता है कि मुझे ऐसे ही रहना है, दिस इज द लाइफ। ठीक है, इमोशनल ट्रॉमा कोई हो, ये भी स्ट्रेस मिलता है। अभी अगर इसमें डाइट देखनी हो, ओमेगा 3, विटामिन बी और माई फूड। माई फूड मीन्स जो मेरी क्रेविंग्स है, माई लाइकिंग्स, जो मुझे अच्छा, अगर मुझे नॉनवेज अच्छा लगता है आई हैव टू ईट, है ना। डिप्रेशन में माई फूड इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द पेशेंट, उसको वही दीजिएगा जो वो खाना पसंद करता है। डोंट थिंक कि नहीं भाई ये ऐसा है, ये खाना है, आपको ऐसा खाना है, नहीं, जो वो खाना चाहता है वो दीजिए। अब उसको जो जरूरत आपको लगता है वो साथ में दीजिए, ठीक है, पर माई फूड कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। अब भी इसके साथ हमने ये तो देखा कि किस तरह से हम पेशेंट्स को पिक करते हैं, माइंड किस तरह से आपको लेके जाता है, उसको किस तरह से पेशेंट को बढ़ाता है, उसकी बुद्धि किस तरह से बनती है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव काउंसलिंग्स। हमने बोला डिप्रेशंस एंड काउंसलिंग्स, एंड व्हाट इज द नीड ऑफ काउंसलिंग। जब दवा से मरीज ठीक हो सकता है, देन व्हाई काउंसलिंग। और काउंसलिंग क्यों करें हम मरीज की, 3-4 घंटे लगाएंगे क्यों करें, और काउंसलिंग कर भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मरीज तो झूठ बोलता है ना बहुत बार आके, हम किसी को सच थोड़े बताते हैं। हम क्यों बताएंगे कि मैं चोरी करता हूं, चोरी ना करने से मुझे तकलीफ होती है ना। देन व्हाट इज द नीड ऑफ काउंसलिंग। देखिए बेनिफिट्स क्या है इसमें रहती है, एक तो थॉट्स की क्लेरिफिकेशन ज्यादा होती है, क्लैरिटी थॉट्स मिलता है मरीज को। दूसरा उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तीसरा उसका इमोशनल कंट्रोल बढ़ता है। चौथा उसका इमोशनल वेंटिलेशन हो जाता है ड्यूरिंग काउंसलिंग। फिर उसका चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये हमारा अपना किरदार है, हमें सारा कुछ अच्छा लगता है खुद का, तो हम नहीं कह सकते अपने अपने मरीज को कि तुम्हारा किरदार अच्छा, तुम्हारा करेक्टर इज नॉट गुड। यू आर ए डॉक्टर, आप मैच्योर, यू शुड नो, यू हैव टू नो कि हमें बात किस तरह से करनी है। हम ये टैगलाइन नहीं दे सकते दिस इज द बैड करेक्टर एंड दिस इज अ गुड करेक्टर। हाँ, हम डिफरेंस बता सकते हैं कि भाई ये थोड़ा सा गलत है, इसको किस तरह से आपको सुधारना है, अगर आप ये करेंगे तो आपको ये नुकसान होंगे, ये बेनिफिशियल आपकी लाइफ के लिए नहीं है। ये हमारा काम है ड्यूरिंग काउंसलिंग। अभी थोड़ा सा इसकी टेक्निक्स देखते हैं जो मैं करती हूँ। एक्टिव लिसनिंग, बिना रुके, बिना रोके टोके, विथ आई कॉन्टैक्ट, मैं एक्टिव लिसनर रहती हूँ। बहुत प्यार से मैं सुनती हूँ, लाइक ए मदर, लाइक ए गुड फ्रेंड, मैं सुनती हूँ कि हाँ बोलो कुछ भी यार। मैं बीच में कुछ कुछ ओके, अच्छा, ये आपको एक्सप्रेशन बीच में पुश करने के लिए देने पड़ेंगे। सेकेंड इज द एम्पैथी, मीन्स उसके वर्ड्स को आपने अंडरस्टैंड करना है उसके परस्पेक्टिव से। हमारे होम्योपैथी में आता है कि हमें प्रेजुडाइज नहीं होना है, बट हम होते हैं, हम किसी को भी समझते हैं। बहुत डॉक्टर्स को देखते हो अपने दिमाग से, अरे वो उसका दिमाग है ना, वो अपने दिमाग का ही तो इलाज कराने आ रहा है, हम अपने दिमाग से क्यों, उसका दिमाग देखो भाई, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हमें उसका दिमाग देखना है, नॉट अस। आपके बिहेवियर को कट आउट कीजिए उस सिचुएशन से, लिसन एक्टिवली एंड एम्पैथिकली। जो वो कहता है उसके पर्सपेक्टिव से सुनिए, उसकी गाड़ी है, वो खुद ड्राइवर है, क्यों उसको लात मार के उतार रहे हो, खुद ड्राइव कर रहे हो, दिस इज द रॉन्ग वे। ठीक है, ओपन माइंडेड क्वेश्चंस, क्वेश्चनिंग होती है किस तरह से, आप ठीक हो, कुछ तो बताएगा वो। नेक्स्ट, स्ट्रेस में हो कि नहीं हो, ठीक है। तीसरा हो सकता है सबसे ज्यादा परेशानी
कहाँ रहती है आपको, स्ट्रेस कब और किस सिचुएशन में बढ़ता है, रिलैक्स कैसे होते हो। छोटे छोटे ये जो ओपन माइंडेड क्वेश्चंस आते हैं, ये पेशेंट को एक इशारा करते हैं कि वो कॉज तक पहुंचे। कुछ पेशेंट्स तो हमारे खुद ही पहुंच जाते हैं, मुझे ये यहां से स्टार्ट हुआ था। कुछ डिल्यूजन्स में बात करते हैं, कंटिन्यू डिल्यूजन्स, बड़ी बड़ी कहानियां बन के आती हैं। तो वहां पे हम इस तरह से पूछ सकते हैं, या फिर ड्रीम्स में जाके, ड्रीम्स किस तरह से आते हैं, ड्रीम्स में क्या देखते हो, वहां पे ड्रीम्स का एक्सपीरियंस क्या था। ड्रीम्स की सिचुएशन नहीं है कि मेरे घर में चोर आया, बस दिस इज द ड्रीम, दिस इज नॉट द ड्रीम, दिस इज अ स्टोरी लाइन। घर में चोर आया, दिस इज अ सेंटेंस ओनली, दिस इज अ सिचुएशन ओनली। व्हाट डू यू एक्सपीरियंस, उसमें एक्सपीरियंस क्या करा आपने, व्हाट डू यू फील इन दैट सिचुएशन, क्या महसूस करते हो जब आपके घर में चोर आता है। आपने किया भी कुछ एक्सपीरियंस या नहीं। कई बार लगता है, कुछ मरीज आके बोलते हैं यार वो मुझे लूट के ले गया, मैं क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा, मैं तो डर गया था कहीं मुझे मार ना जाए। सेकेंड वर्जन, मैंने उसको पीटा। थर्ड वर्जन, मैंने ही चक्कू मार दिया, उसके खत्म कर दिया। फोर्थ वर्जन, वर्जन अलग है, क्यों करा, कैसे करा, एक्सपीरियंस क्या हुआ, मैं डरा नहीं डरा, मैंने मुकाबला करा नहीं करा, एवरीथिंग इज द डिफरेंट। ठीक है। थॉट फ्रेमिंग, अक्सर मरीज आके बोलते हैं मैं किसी काम का नहीं लिया। आस्क देम व्हाई, क्यों लगा, मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्यों आता है, मुझे अकेलापन खाता है, क्यों अकेलापन लगता है। आप कॉज तक इजीली पहुंच जाएंगे अगर आप थॉट फ्रेमिंग करेंगे। मतलब थॉट फ्रेमिंग मींस उसके थॉट्स को फ्रेम करेंगे और उसके थॉट्स को आप भटकने नहीं देंगे और डिल्यूजन में इधर उधर जाके आपका टाइम बर्बाद नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्मॉल गोल सेटिंग्स, छोटे छोटे गोल्स दीजिए ताकि वो पूरा करें, डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है। लाइफस्टाइल गाइडेंस छोटे छोटे पॉइंट्स में देनी है। आपको ये नहीं कि आज ही आपको 10वीं पास कर लेनी है, पीएचडी करके आ जानी, ऐसा मरीज को नहीं कह सकते हैं। ठीक है। रीअश्योरेंस देनी है, नथिंग इज हैपन टू यू, एवरीथिंग इज ऑल राइट इन योर लाइफ, आई एम विद यू। रीअश्योरेंस मरीज को बहुत ज्यादा रिलैक्स करती है। छोटा सा एक फॉर्मेट भी कुछ लोग बनाते हैं, ओपनिंग स्क्रिप्ट होती है, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं ये देखना, इमोशनल वेंटिलेशन स्क्रिप्ट। ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स को चेंज किस तरह से करना है वो आपको आना चाहिए। एंजाइटी है या पैनिक कंट्रोल कितना आपको करना है अगर वो पैनिक हो जाता है। मोटिवेशनल स्क्रिप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि आपको इसको मोटिवेशन कैसे देना है। हर समय अलग अलग होगी, हर मरीज की अलग होगी। रीअश्योर कैसे करना है मरीज को, हर मरीज की डिमांड अलग है। ठीक है। काउंसलिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट टॉक्स, डिफरेंट कॉन्वर्सेशन, डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है। ये आपके उस फॉर्मेट में रहेंगे रहेंगे जो मैं करती हूँ, मैंने आपसे वो शेयर करा। इसके बिना हम कुछ देखते हैं, कुछ हार्मोन्स भी यहाँ पे हेल्प करते हैं बढ़ाने के लिए। जैसे कॉर्टिसोल अगर ज्यादा हो तो स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है। डिप्रेशन इज इक्वल टू कॉर्टिसोल अगर हाई हो, सेरोटोनिन आपका लो हो, डोपामाइन लो हो, एस्ट्रोजन प्लस माइनस में चल रहा हो और थायराइड हार्मोन भी प्लस माइनस में अगर आता हो, तब भी डिप्रेशन के चांसेस बढ़ते हैं। और काउंसलिंग में हम क्या करते हैं कि हम मरीज को ट्रेन करते हैं, नॉट ए रिजिड और फोर्सफुल वे, प्यार से ट्रेन करते हैं। माइंड को ट्रेन किया जाता है क्योंकि वो सिक माइंड है ना। कई बार पेशेंट्स आते हैं हमारे पास खुद को जानने के लिए, बच्चे खास करके यंग एज के बच्चे, मुझे आगे क्या करना है, क्या सोचना है, खुद के बारे में जानने के लिए। वहां पे हम थोड़ा सा टाइट होके थोड़ा सा रूड भी हो जाते हैं बच्चों के मामले में, क्योंकि वो डिप्रेशन में नहीं है, वो खुद के बारे में जानने आए और कई बार डिल्यूजन में जाते जाते रहते हैं, तो थोड़ा सा हार्ड वर्ड्स भी हम यूज कर लेते हैं। बट
जब सिक माइंड में कोई मरीज हमारे पास आता है, वहां पे हम रिजिड नहीं हो सकते और फोर्सफुल नहीं हो सकते। ठीक है। और ऑर्डर्स और एडवाइस हम मिनिमम देते हैं वहां पे। कोशिश करते हैं डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को वो खुद ही अपने आप को हेल्प करें, वो खुद ही कैपेबल हो जाए, तभी हमारी जीत रहती है। तो अब कुछ एक मैं आपको बताती हूँ केस। एक केस बताती हूँ जो हमारे सारी चीजों को कवर करता है। हमने बोला कि पेरेंटिंग जो है वो यहाँ पे हमारा वीक माइंड और स्ट्रॉन्ग माइंड को क्रिएट करता है, और फिर उसके बाद किस तरह से वो रिएक्शंस बाहर आते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं, रिएक्शंस। और फिर हमको काउंसलिंग में या उसकी मेंटल पैथोलॉजी क्या आती है, फिर काउंसलिंग में हमें कहाँ जाके उसको करेक्ट करना है। बच्ची मेरे पास एक आई थी, न्यूली मैरिड, अराउंड 26, 27, 28 ईयर्स। मैरिज को अभी 1.5-2 महीने ही हुए थे। शी केम विद हर हस्बैंड। हस्बैंड मुझे काफी अच्छा लगा कि हाँ बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको, और समझ भी रहा है। इशू क्या आ रहा था कि 1.5-2 महीने शादी को हो गए हैं, बट अभी तक हम फिजिकली इंटीमेट नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि जैसे ही हमारे कमरे की लाइट बंद होती है, मैं इसके पास जाता हूँ, ये चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, ये डर जाती है, रोना शुरू कर देती है। अब आप सिर्फ ये 2 लाइन सुनिए। मरीज जैसे ही अंधेरा होता है, हस्बैंड पास जाता है, तो क्या होता है, वो चीखना चिल्लाना शुरू होती है। अब हम क्या सोचते हैं, ओहो इस बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है ना, शायद रेप हुआ है, इसको फिजिकली अब्यूज करा गया है। दिस इज अवर प्रेजुडाइज माइंड, दिस इज अवर वीक माइंड। ये हमारा रिएक्शन आया है, हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। यहां गलती हमारी है, हम डॉक्टर्स की मिस्टेक है भाई, हम मेच्योरली उस केस को नहीं हैंडल कर रहे हैं। हमारे फॉर्मेट में क्या है, लिसन एक्टिवली, एम्पैथेटिकली, हमें आराम से सुनना है। आस्क हर कि बेटा क्या हुआ, अंधेरे में डर क्यों लग गया। देन वो बहुत रोई, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे लगता है मुझे मार देगा कोई, मुझे सफोकेट फील हो रहा है। अब दिमाग में क्या आया, सफोकेशन, ये तो स्नेक्स के उसमें आ गई है, फॉल कर गई है स्नेक्स ग्रुप में, ये तो स्नेक टर्म दी आएगी। अगेन प्रेजुडाइजिंग। सुनिए अभी और, क्यों लगा तुम्हें कि तुम्हें क्यों मार देगा, हस्बैंड है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता। नो नो आई लव हिम। तो क्या हुआ, वो तुम्हें केयर नहीं करता, तुम्हें गुस्सा करता है? नहीं, हस्बैंड केयरिंग है, ही इज लविंग केयरिंग। देन व्हाट इज द इशू? हमें उस वहां तक मरीज को थॉट्स को फ्रेम करके पहुंचाना है, ताकि वो इजीली अपने पॉजिटिव एजेंट तक पहुंचे, हम उसको टारगेट कर सके। ठीक है। धीरे धीरे ऐसे बातें करते गए, रोती रही, बहुत ज्यादा रोई। हमेशा अंधेरे में डर लगता है, यस, मुझे लाइट जगा के सोना है, मुझे लाइट जगा के सोना है। अगर लाइट जगा के सोती हो तो हस्बैंड से डर नहीं लगता? नहीं, मुझे पता होता है ना क्या हो रहा है। अरे, तो हस्बैंड को भी लगता है कि मैम ये क्या बात हुई। हस्बैंड ने भी अकेले ही मुझसे बात करी कि मैम हो सकता है इसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ हो, ये मुझे नहीं बता रही है, एटलीस्ट आप इसको ध्यान से सुनो, इसको रिलैक्स करो, कुछ भी हुआ है मुझे सब कुछ मंजूर है। आई लव हर सो मच, मुझे इसको खोना नहीं है, मेरे घर में ये किसी को नहीं पता है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ तो पता चले हुआ क्या है इसके साथ।
1 सवा घंटा वो थोड़ा थोड़ा रोती रही, रोना कम हुआ, पहले ज्यादा फिर थोड़ा थोड़ा धीरे कम हुआ। धीरे धीरे उसके बैक स्टोरी में हम गए तो पता लगा बचपन में उसके पेरेंट्स उसको स्टोर रूम में बंद कर देते थे और लाइट्स ऑफ कर देते थे। बोलते थे अब हम चूहे और बिल्ली छोड़ेंगे तुम्हारे ऊपर, तुम्हें काटेंगे खाएंगे, और वो बेहोश होके गिर जाती थी। इमोशनल ट्रॉमा है यहाँ पर, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है, ये सब निकला ही नहीं है। ग्रूमिंग ही उसकी फियर के साथ हुई है। जैसे वो फियर होता है, एंजाइटी आती है, पैनिक अटैक आता है। ठीक है, अब हमारे पास कॉज है, हमारा टारगेट है अंधेरा कमरा, चूहे बिल्ली उसको मार रहे हैं, खा रहे हैं, उसको बताया गया है। हमें वहां से उसको आजाद करना है। हस्बैंड को बिठाया, धीरे धीरे उसको समझाया। हस्बैंड थोड़ा सा हंसा, अरे ये क्या था, मैं तेरे को चूहा दिख रहा हूं, मैं छिपकली दिख रहा हूं। धीरे धीरे उसको समझाया, मेडिसिन दी कि अब तुम देखो मेडिसिन में अंधेरा, ये ऐसी चीजों से डरना, मेडिसिन बड़ी जल्दी क्लियर होती है हमको, है ना। ठीक है, लड़की लविंग है, केयरिंग है, और वांट्स लव एंड केयर भी है, मेडिसिन और क्लियर हो जाती है। लेकिन मेडिसिन कई बार स्किप कर जाती है उस टारगेट, उस जो इमोशनल ट्रॉमा को टारगेट अच्छे से नहीं करती है, या कह लीजिए वो उसका स्टेट ऑफ माइंड उस समय उस मेडिसिन के रेंज में नहीं आता है, या हमारा राइट मोमेंट नहीं होता वो मेडिसिन देने का। लेकिन while we counsel the patient, we train the patient in a proper way, वहां पे वो मरीज ट्रेंड होके निकलता है। उस समय मरीज को जिस तरह से हमने काउंसल करा, धीरे धीरे सिचुएशंस नॉर्मल होने लगी, फिजिकली अटैचमेंट बढ़ा, पहले लाइट में, फिर धीरे धीरे लाइट डिम हुई, धीरे धीरे अंधेरा भी करके रखना शुरू करा। नाउ शी इज ए वेरी हैप्पी गर्ल, अच्छे से अपनी लाइफ भी जी रही है। तो हैप्पी एंडिंग इस मरीज में। इस केस में हमने क्या देखा, ग्रूमिंग, पेरेंटिंग किस तरह थे। फियर बचपन में उसके अंदर बैठ गया, फियर अंदर ही अंदर बड़ा हुआ, बाहर ही नहीं निकला। शेयरिंग नहीं है, पेरेंट्स नहीं तो डराया है, शेयर किससे करे, घर के अंदर से वो तकलीफ आई है, बाहर किससे शेयर करे, है ना। घर में ही वांट्स लव और केयर नहीं है उसके लिए, वही घर में अकेलापन के, नहीं मुझे तो कुछ खा जाएगा, मुझे मैं मर जाऊंगी, सफोकेट फीलिंग, वो वार्म, वो बंद कमरा, कहां से वो बाहर निकले। पल्सेटेला किस तरह से रिप्रेजेंट होके आई हमारे पास, मेडिसिन हमने उसको पल्सेटेला ही दिया था। ठीक है, तो ये मेडिसिन किस तरह से रिप्रेजेंट होके आएगी वो अलग बात है। काउंसलिंग कहाँ करनी है, टारगेट को किस तरह से अचीव करना है, टारगेट को हिट कैसे करना, दैट इज द अदर थिंग। ठीक है, ये एक बहुत ही बेहतर पेशेंट जिसने हमने सब कुछ क्लियर करा। दूसरा मैं धुरंधर की बात बताऊंगी, जिस तरह से मैंने बोला कि क्या है कि उसमें ट्रेंड किया जाता है, वीक होता है कई बार। कब वीक हुआ था, जब उसने अपने ही दोस्त को मारा, एकदम से पैनिक अटैक, अरे ये मर गया मेरे से। अब ट्रेन माइंड भी कई बार वीक होता है, रिस्पॉन्ड करना भूल जाता है, रिएक्ट इजीली हो जाता है, लेकिन विद इन मूवमेंट, विद इन मिनट्स दोबारा हम रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। धुरंधर में हमने देखा होगा 1 में और 2 में, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, पहले रिस्पॉन्ड कर रहा है, सडनली रिएक्ट करा कुछ मोमेंट्स के लिए। ऐसे ही मैं एक और बच्चे का बताती हूँ। He came to me with a strange habit, मुझे चोरी की आदत है, मुझे सुकून मिलता है। सब कहते हैं कि हाँ तू गलत करता है, सबको पता है कि हाँ मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मेरी चोरी किसी से पकड़ी नहीं जा सकती। कोई बात नहीं, ये उसका टैलेंट है, ये उसका माइंड है, इग्नोर मत कीजिए, समझाइए मत कि ये गलत है। ही नोज कि हाँ गलत है, पर उसका सुकून है, उसको अच्छा लगता है।
एटलीस्ट हम ये तो समझा सकते हैं कि चोरी किस तरह से करनी है, किस चीज की करनी। सिर्फ मैंने उस केस में ये समझाया कि बेटा अगर आपको चोरी करनी है एटलीस्ट इतनी कीजिए कि दूसरे का नुकसान ना हो, आपका भी सुकून, दूसरे का नुकसान नहीं है। कई बार मरीज इस तरह से भी आते हैं, ठीक है, काउंसलिंग के लिए। ये कोई मेंटल पैथोलॉजी नहीं थी, जस्ट फॉर एडवाइस कि हाँ मुझे ये है, कोई दवाई से सही होता है, क्योंकि हमारे होम्योपैथ कहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, वो या गॉड्स ना, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम काले से गोरा, गोरे से काला, माइंड को हम चेंज कर सकते हैं, रिवर्स मार सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है हमारी पैथी में। हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम डॉक्टर्स हैं। हाँ, हम उसकी हैबिट को नहीं छुड़ा सकते, टेपर कर सकते हैं बाय गिविंग अंडरस्टैंडिंग, अवेयर करवा के। डिप्रेशन के मरीजों को भी क्या होता है, आप अवेयर करवाइए सिचुएशन के साथ, देन उसको एक्सेप्टेंस सिखाइए। एक्सेप्टेंस कैसे आएगी, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। आप अवेयर हो जाएंगे, उसके बाद आप अंडरस्टैंड करेंगे। अक्सर मैंने लोगों को देखा, भी आज ही एक पेशेंट आए थे ये सेशन से पहले, कि मेरा टमी जो है ना बहुत डिस्टेंशन और ब्लोटिंग रहती है, बड़े टेस्ट कराए लेकिन ये रहता है। मैंने उनसे पूछा कि आपका वर्किंग मोड क्या है। 72 एज है, कोई वर्किंग मोड नहीं है, बिजनेसमैन था पहले, अभी बिजनेस नहीं है। हाँ, मेरा पहले बिजनेस था, काम करता था, बहुत अच्छे से संभालता था। वर्कर्स के साथ कैसे थे, कोई गलत करता था तो गुस्सा आता था, इमीडिएट डांटता था बहुत ज्यादा, ऐसे थोड़े होता है। ही वॉज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ नक्सवामिका। लेकिन क्या है, ये डिस्टेंशन, ये ब्लोटिंग किसी टेस्ट में नहीं आएगी, लेकिन बार बार होती है। क्यों होती है, क्योंकि हम कॉज जो है उसका माइंड में है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मेरे बच्चे अब बोलने लगे, अब मैं क्या करूं, सहनी पड़ती है। क्यों सहनी पड़ती है, आप अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते हैं हम, कि हाँ ये उनका दौर है, अब ये उनका, उनकी पारी है खेलने की, हमने जो खेलना था हम खेल चुके हैं। ये अंडरस्टैंडिंग अगर वो अपनी सिचुएशन के साथ अवेयर होके एक्सेप्ट कर ले, तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं आएगा। जो भी आपका मेंटल पैथोलॉजी होती है, आज है, धीरे धीरे वो फिजिकल पैथोलॉजी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। जिस तरह से ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, जिस तरह से कुछ लोग बहुत गुस्सा करते हैं, उनको एक्ने आते हैं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म वीक होता है, पेट खराब होता है, तो क्या होगा, पेट खराब होगा, कॉन्स्टिपेशन, सब कुछ होगा, और कई बार ये स्किन पर दिखने लगता है, तो एक्ने भी आते हैं हमारे ये वाले एरियाज पे ना। वहां पे हमारा जो गुस्सा है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को खराब भी कर रहा होता है ना। आप हर, एक और उदाहरण देती हूँ, कोई भी आप मेडिसिन पिक करो, उसमें आप देखोगे कि ऊपर माइंड लिखा होता है, उसके बाद उसके फिजिकल सिम्टम, मतलब माइंड प्लस फिजिकल, दिस इज द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। तो डिप्रेशन के केसेस में माइंड पे देखना ही देखना है, मेंटल पैथोलॉजी के साथ साथ वो केस सिर्फ मेंटल पैथोलॉजी का है या फिर कोई फिजिकल पैथोलॉजी भी ऐड है, ये देखना भी जरूरी होता है। अगर ये साथ में मिल जाता है तो मरीज इजीली ठीक हो जाता है, लेकिन अगर सिर्फ मेंटल पैथोलॉजी पे है तो वहां पे हमारी काउंसलिंग का करना बहुत जरूरी है। मैं एक और पेशेंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी एक पेशेंट थी अराउंड 56-7 आफ्टर मीनोपॉज, उसको ब्लीडिंग बंद हो गई थी, लेकिन मीनोपॉज पोस्ट मीनोपॉजल चल रहा है। बड़ी स्ट्रेंज सी बात लेकर आई कि मुझे मेल सेक्सुअल पार्ट्स दिखते हैं, प्राइवेट पार्ट्स दिखता है, मुझे ऐसे लगता है वो मेरी तरफ बढ़ रहा है, वो मुझे टच कर देगा, मुझे रेप कर जाएगा। रेप होता है, नहीं होता है, मैं चाकू रखती हूँ अपने पास, तुमको लगता ही क्यों है, पता नहीं। मेरा बेटा जैसे ही कॉलेज गया, मैं पार्क में बैठी थी, उसने पीछे से आके हग करा, बोला मम्मा मेरे को सीट मिल गई है कॉलेज में। मुझे एकदम से लगा यार ये बड़ा हो गया है, कुछ गलत कर सकता है मेरे साथ। अपने बच्चे से डरना, अपने बच्चे से ये डरना कि ये मुझे फिजिकली अब्यूज करेगा, ये हमारा थॉट नहीं होता है मदर्स का, पर वो सोच रही थी, शी वाज थिंकिंग एंड शी वाज फियरिंग विद दिस थॉट ना।
अब जैसे मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, मैं जल्दी जल्दी इस केस को खत्म करूंगी। जैसे हम उसके पीछे गए धीरे धीरे, उसके बचपन में हमने देखा कि उसके ग्रूमिंग में क्या आया। मध्य प्रदेश से एक छोटे से गांव से थी, जॉइंट फैमिली, पढ़ना लिखना उसको अच्छा था, वो पोस्ट ग्रेजुएट है, अच्छा लगता है पढ़ना लिखना उनको, आगे बढ़ना। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि उस गांव में रिस्ट्रिक्शंस लड़कियों के लिए बहुत थी, गुंडे लड़के बहुत थे। तो फादर ने समझा रखा था अपनी इज्जत संभाल के रखना। दीवारें घर की बहुत ऊंची करवा रखी थी कि अगर कोई लड़का तुम्हें छू ले या तुम्हें रेप करने आए, रेप नहीं होने देना, तुमने मर जाना है, तुमने जहर खा लेना है, चक्कू मार लेना है, ऊपर से नीचे छलांग लगा देनी है, खुद को खत्म कर लो, लेकिन रेप नहीं होने देना। ये तुम्हारी इज्जत नहीं, हमारी भी इज्जत है। अपनी इज्जत के लिए अपने आप को खत्म करना। एंड उसको अजीब लगता था कि ये क्यों पापा समझा रहे हैं, मैं मर जाऊं इनको अच्छा लगता है, मैं अपनी मर्जी से थोड़ा ये सब कर रही हूँ, कोई दूसरा मेरे पे अत्याचार कर रहा है, उस अत्याचार के लिए मैं खुद की जान ले लूं। एंड शी वाज राइट कि क्यों मैं ये वाला रिएक्शन क्यों दूं, मैं इस तरह से बिहेव क्यों करूं। ये उसका कन्फ्लिक्ट था, उसके अंदर चल रहा था, है ना। लेकिन जैसे भी उसकी शादी हुई हस्बैंड के साथ, शी वॉज वेरी हैप्पी, फादर इन लॉ घर में थे, कोई इशू नहीं था। प्रॉब्लम कब आई, जब उसका बेटा यंग हुआ, कॉलेज में गया, सडनली चक्कू हाथ में रख के रहने लग गई वो घर में। लॉक कर लेती थी कि कहीं मैं अपने बच्चे को ना मार दूं। ट्रीटमेंट भी करवाया, नहीं समझ में आया। जब वो हमने काउंसलिंग में लेके गए उसको, 2-2.5 घंटे बाद जब उसने ये सिचुएशन बताई, हमें समझ आ गया कि ये वहां से ये थॉट लेके आई है, और आज उसको ये फील हो रहा है बच्चा यंग हो गया, ये मेरा कर सकता है, क्योंकि तब भी यही बताया गया था, यंग लड़के आपको खराब करेंगे, आपको मार सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में वो फियर, वो कंफ्लिक्ट आज भी था, फियर ऑफ रेपिंग उसके अंदर था। मेडिसिन हमने सीपिया दी थी, बहुत क्लियर होती है, लेकिन काउंसलिंग के साथ उसकी बहुत सारी चीजें सुधरी, बहुत सारी चीजें गई। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ, आप मेडिसिन से ज्यादा अगर काउंसलिंग, अगर आप उसके टारगेट को पिक करेंगे, वो ज्यादा सही रहेगा। छोटी बच्चियां जब भी आपके पास आती हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं बिहेवियर इश्यूज के लिए, मैं बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स पे ध्यान देती हूँ। आपकी पेरेंटिंग ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रूमिंग ज्यादा यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। ये बच्चों का कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है, क्योंकि आप उस पौधे को बड़ा कर रहे हो। एक पौधे को बड़ा होने के लिए धूप, पानी, हवा, गर्मी सब कुछ चाहिए। आप उसको क्या दे रहे हो, वो पौधा उस तरह से ग्रूम बड़ा होएगा, वो उस तरह से ब्लूम करेगा। अगर आप किसी चीज की डिफिशियंसी रखेंगे, तो वो उसी तरह से वो डेफिशिएंट होके आगे ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स को समझाने की, अगर बिहेवियर इश्यूज को लेकर बच्चे के कोई भी पेरेंट आता है, तो वहां पे पेरेंट्स को जरूर समझाइएगा, वो ठीक हो जाए। बच्चे को सुनिए। आज के दौर में बच्चे के लिए एक्टिव लिसनर सबसे कौन बेहतर होगा, उनके पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स, उनका आसपास का माहौल। हम उस पर ट्रस्ट करना नहीं सिखा रहे हैं बच्चों को। एटलीस्ट घर में तो ग्रूमिंग अच्छी हो, घर में तो एक्टिव लिसनिंग अच्छी हो, आप बता सको दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, और व्हाई दिस इज राइट एंड व्हाई दिस इज रॉन्ग। इसका ज्ञान देना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, नॉट किड्स के। खुद से समझेगा कि हाँ, वो तो अभी प्रॉपर बड़ा ही नहीं हुआ, समझ ही नहीं है, हमने देनी है समझदारी, तुम दोगे नहीं तो वो होंगे कहां से। कसूर बच्चों का, इस बच्चे में बिहेवियर इश्यूज है, व्हाई नहीं होते हैं। बच्चों का जिद्दी होना इज नॉट द इशू, इनके आने वाले समय पर जिद इनको आगे लेके जाएगी। जिद कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कैसे बढ़ानी है, वो हमको फ्रेम करना है। उनका थॉट वहां पे उसको फ्रेमवर्क देना है, ना कि उस जिद को हटा देना है, ये फ्रेमवर्क करा। दिस इज द रॉन्ग वे यार। आप अपने बच्चे को खराब कर रहे हो। बच्चे को कंपटीशन का जो उसका पढ़ाव होना चाहिए, बच्चे के कंपटीशन का जो हथियार है, आप उससे छीन रहे हो।
उसकी जिद लेकर, उसका स्टबन होके। अगर वो जिद्दी है, ये उसका वेपन है आगे बढ़ने के लिए। आप उसके वेपन को क्या करा, छीन लिया। फिर कहते बच्चा आगे नहीं बढ़ रहा। तुमने तो उसको समझा लिया ना कि जिद नहीं करनी, मिल गया जो मिल गया ठीक है, तुम्ही ने तो समझाया भाई। फिर बच्चे की गलती नहीं है यहाँ पे। तो बिहेवियर काउंसलिंग में पेरेंट्स को साथ रखना, ग्रूमिंग को ठीक करना। स्कूल्स में जब आप डॉक्टर्स लेक्चर्स देने जाते हो, ऑलवेज टीचर्स के ऊपर ध्यान देना, किस तरह से वो बच्चों को पढ़ाती हैं। ग्रूमिंग बच्चों को पढ़ाना किस तरह से है, टीचर्स को मालूम होना चाहिए, बच्चा तो छोटा है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई भी सवाल हो प्लीज कम फॉरवर्ड, 10-15 मिनट है हमारे पास। काउंसलिंग के लिए कुछ भी हो बेटा, किसी का भी कोई भी सवाल, कम आउट। हाँ जी। बहुत बढ़िया सेशन डॉक्टर प्रोमिला, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दिए किस तरह से हमें काउंसलिंग में करना चाहिए, और मेडिसिन भी आपने बताई। इट वाज अ वेरी वेरी नाइस सेशन मैम। थैंक यू। कोई सवाल हो तो। हाँ, और जो केस भी आपने बताया वो भी बहुत टिपिकल सा केस था। इस तरह के केसेस डेली लाइफ में हमें देखने को कम मिलते हैं, लेकिन इस तरह का अगर केस आप एज अ काउंसलिंग और एज अ होम्योपैथ आप हेलो। ट्रीट कर सकते हैं, तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। यस। ऐसे हेलो। केसेस आते हैं, अगर आप देखोगे ना अपनी प्रैक्टिस में, अगर आप गुड काउंसलर हो तो ऐसे केसेस बहुत आते हैं मेरे पास। बिहेवियर काउंसलिंग के लिए बच्चे बहुत आते हैं, है ना। किस तरह से यस। उनको कौन सा फील्ड पिक करना है। पेरेंट्स को होता है नहीं नहीं मुझे डॉक्टर ही बनाना। अरे मैं डॉक्टर हूँ, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत कहा है कि यार यो तुम अच्छी डॉक्टर हो, बच्चों को पढ़ाती, तुम अपने बच्चे को डॉक्टर क्यों नहीं बना रही हो। अरे वाई शुड आई, मेरा बच्चा वो क्यों नहीं बनता जो जिसमें वो बेहतर है। शी इज ए लैंग्वेज टीचर ना, वो इंग्लिश में बहुत बेहतर है। मेरी इंग्लिश वीक हो सकती है, उसकी नहीं हो सकती। मैम। तो हाँ। वो वहां पे बहुत अच्छा कर रही है, मैं मैम क्यों ये उसकी जिंदगी खराब करूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक हाँ जी। हाँ, यहाँ पे हाँ और जी कोई बोलिए। क्वेश्चन है, किसी का कोई कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं डॉक्टर प्रमिला से। किसी का भी कोई भी तरह का क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, राम परवेश शाह सर जी, पूछ लीजिए आप। थैंक यू। हेलो सर। हाँ, थैंक यू डॉक्टर नेहा कक्कर। थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर थैंक यू। उर्मिला उर्मिला नेहरा। बहुत अच्छा आपका वेबिनार आज, सलाहपूर्ण भरा हुआ। बहुत अच्छा सलाह भी दिए। रामस, आप तो एक काउंसलर हैं। बहुत बढ़िया लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा जो है। ऐसे तो हम भी काउंसलिंग किए हैं 1 साल, वो डॉरी एक्ट का किए हैं। जो शादी विवाह होके छूटता है तो फैमिली वेलफेयर का ये चीज है, डॉरी एक्ट। तो उसमें जो है शादी विवाह कैसे छूट जाता है, किस कारण से छूट रहा है, उसको काउंसलिंग करके हम जो है उसके जो है जुड़वाए। तो लेकिन आपने जो बताए, वास्तविक में फौज को आपने पकड़ा। और आपका जो एक केस प्रेजेंटेशन सेकंड था, इतना बढ़िया लगा कि माँ भी डर रही है अपने बेटा से, हैं? उसके अंदर में इस बिल्कुल तरह का वो नहीं होना वातावरण। चाहिए। देखिए बच्ची छोटी हाँ, डर रही है अपने हस्बैंड से, बिकॉज ऑफ हाँ, डार्कनेस, डार्क रूम। हाँ। क्यों डर तो रही है हाँ, ना, उसके हाँ, टच इसका करने से। कारण है, इसका कारण। दोनों ये रीजंस अलग अलग थे, इसमें हाँ, प्रेजुडाइज मत होइए, मैं हमेशा बोलती हूँ। हाँ, लिसन एक्टिवली इसका ऑनली। इसका कारण है, यह मेरा हेरिडिटरी। हेरिडिटरी क्या कि बहुत पहले से चला रहा है। बीमारी का मेन कारण फियर, 50% बीमारी ड्यू टू फियर से होता है। इसलिए कि जब हमारा पृथ्वी पर आए तो उसी समय से फियर हमारा प्राकृतिक ने दिया। वो बादल गरजता था, शेर दौड़ता था, है ना। और उससे हम डरते थे, हमको फियर होता। वो फियर गुण तो थोड़ा रहेगा ही। तो फियर जो है, 50% बीमारी फियर से है। और फियर को यदि हम हटा दें तो बीमारी 50% कम जाएगा। हाँ, समझे ना। तो बीमारी का कारण फियर है, इसमें कोई दुमत नहीं। आप फियर बैठाया गया है,
चाहे फैमिलियर हो, सोसाइटी हो, जो हो, जैसे काउंसलिंग में जो प्रॉब्लम आता है। लेकिन एक चीज बोले कि काउंसलिंग में हम उसको जो सलाह देते हैं, अब उसका जो इच्छा है, इच्छा को दमन करते हैं, दमन करते जी हैं। नहीं सर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग सोचती हाँ हूँ। मैं किसी की हाँ इच्छा को कोई दमन करने की कोशिश नहीं करती, और मैं हम्म, कभी सलाह देती भी नहीं हूँ। हाँ, मैंने कहा ना कि मैंने चोर को भी नहीं कहा कि चोरी करना गलत है, मैंने कहा भाई तू यही कर, बात, एटलीस्ट किसी यही को बात, दुखी मत करो, आप इच्छा को यही दमन बात, मत कीजिए। यही बात हम बोल रहे हैं कि जब हम कुछ आप भी आपने अपना जो बात, अपनी बड़ी जो चीज को हम सप्रेस करते हैं, वहां पर हमारा मेंटल पैथोलॉजी के बाद फिजिकल पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाती एकदम एकदम है ना। सप्रेशन होम्योपैथ। आप भगवान के बनाए बाकी के जीव जंतुओं में देखिए, सांप को हम्म बनाया, उसको जहर दिया, हम्म उसने जहर को यूज करना सीख लिया अपने फायदे के लिए। अदरवाइज स्नेक इज ए वेरी वीकेस्ट एनिमल, लेकिन अगर उसके पास जहर है तो हम उससे डरते हैं, अगर जहर नहीं हो तो हम उसको रस्सी से बांध, ऐसे रस्सी की सब तरह बांधेंगे, कपड़े सुखाएंगे। सबको अपना अपना हथियार दिया, प्राकृतिक ने हाँ, सबको दिया तो है। हर किसी के अंदर उसके गुण अच्छे बुरे होते हैं, यूज देम हाँ, फॉर योर वो गुड अपना लाइफ। आप उसको गलत मत यूज कीजिएगा, किसी भी गुण को बच, वो समझिए। अपने वो अपने बचने के लिए उसको हथियार दिया। ऐसे प्राकृतिक ने कोई ऐसा गलत मैं चीज वही नहीं कह रही हूँ, बनाया। उसने उस चीज को समझा है, वो हर जगह पे हाँ जहर नहीं उगल रहा। और भी इसको थोड़ा सा डेप्थ में अगर और जाओगे तो आपने देखा होगा, सांप अगर जहर निकालता है तो 1 हफ्ते बाद 8 दिन लगते हैं उसको वापस जहर बनाने में। एंड ही नोज कि मैं जहर उगलूंगा तो मेरा खत्म हो जाएगा, तो वो हम्म, कभी भी जहर ऐसे फेंकता नहीं है, वो पहले सिर्फ वॉच करता है, फिर उसके हम्म, बाद फुंकारता है, फिर और जोर से फुंकारता है, लेकिन वार बहुत लेट करता है। बिकॉज ही नोज वेरी वेल कि अगर मैंने अपना जहर निकाल दिया, मुझे अब 8 दिन लगेंगे, मुझे छुपना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीक हो जाता हूं विदाउट दिस वेपन। वो अपने वेपन को बचा के रखेगा। तो सेम इन यस, ह्यूमन बीइंग्स, अगर आपके पास ऐसा कुछ गुण है, सेव कीजिए, इनहेंस कीजिए। उसको गलत तरीके से यूज करना इज द रॉन्ग थिंग। अगर आप गंदा भी सोचते हैं, उसको अच्छा बनाइए, उसको ट्रेन कीजिए, लेकिन उससे सोसाइटी को नुकसान नहीं होना चाहिए, वो गलत चीज है। चोरी करना इज अ पाप, लेकिन हम चोरी देश के लिए भी करते हैं, दूसरी जगह से स्पाइस जाते हैं हमारे, वहां चोरी पाप नहीं है, वहां पे वो टैलेंट बन जाता है। तो सेम, मैं आम लोगों को मैं कहती हूँ, कोई भी आपका गलत गुण है, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, देन इनहेंस विद दैट गलत गुण, कि हाँ मुझे रहना कैसे है इसके साथ। ठीक है। पहला बात है कि जो आपने बताया, एक तो गुण हुआ कम्बिनेशन, जो माता पिता का कम्बिनेशन है, तो उस कम्बिनेशन लिया। उसके बाद माँ ने जो 9 महीना पेट में रखा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसका डाइट वातावरण क्या है, दूसरा यह हुआ। अब तीसरा, जब बाहर निकला तो जो चीज लेके निकला तो पहले एक्वायर करेगा, और यदि उसका वातावरण सही मिल गया, जो है हमारा समाज, हमारा जो है इन्वायरमेंट, वातावरण, नेचर, तो वह जो है गलत की ओर जाएगा ही नहीं। समझे ना। तो यह तीन चीज जो है फंडामेंटल चीज है कि कम्बिनेशन यदि बढ़िया है तो बहुत अच्छा होगा। विदाउट कम्बिनेशन नो गुड फॉर्मेशन, है ना, नो कंस्ट्रक्शन, नो डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हो सकता। कम्बिनेशन यदि पॉजिटिव है, और तब जो है हमारा, हम जो है स्वस्थ रहेंगे, अच्छा रहेंगे। और इस तरह का जो है तीन जो है बातों पर होता है। अब तीन बात और है कि प्राकृतिक ने जो है जो दिया है, वह प्राकृतिक इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस। अभी हम लोग जो है देखते हैं यहाँ पर जो आता है, सब लोग अधिकतर बीमार है, लोग प्राकृतिक से दूर भाग रहा।
थैंक यू सर। एक चीज मैं सिर्फ और ऐड करूंगी, मैं हर चीज से अपने दूर सवालों के भागा था। बीच में ठीक है, मैं भूल गई। बहुत 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 धन्यवाद और मिला नेहरा जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अगेन प्रेजेंटेशन, इसी तरह से आते रहिए, घर घर होम्योपैथिक, घर घर थैंक होम्योपैथिक यू। बना रहे। थैंक यू सर। एक चीज मैं मिस कर गई। यस मैम। यस। यस मैम। हेलो। हेलो डॉक्टर प्रोमिला। हेलो। हाँ जी बोलिए मैम, ऑडिबल है हम। हाँ जी। एक चीज मैं मिस कर गई। जो मैंने बताया था कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि मरीज झूठ बोलता है। देखिए, झूठ भी जो होता है ना, वो उसके थॉट प्रोसेस में से निकल के आता है। जितनी उसकी बुद्धि होगी वो उतना ही झूठ बोल पाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो उसका झूठ बोलना विथ हिज और हर जेस्चर्स, विथ हिज और हर एक्सप्रेशंस नोट कीजिएगा। वो झूठ बोलना भी उसके वर्ड्स में ही है, उसके थॉट प्रोसेस से ही बन के आया। तो वो उसके झूठ बोलने की जो वो कहानी बताता है, आप उसको भी ध्यान से सुनिए, वहां पे क्वेश्चन कीजिए। वो जो डिनाइल में कहानियां भी सुनाएगा, वो भी उसके अपने प्रोसेस की, अपना अपना थॉट प्रोसेस, उसकी ग्रूमिंग की ही है ना? है तो उसके अंदर से ही आ रही है ना, तो वो भी आपके काम आएंगी। ठीक है। यही तो मियाज्मेटिक है, जो साइकोटिक मियाज्मेटिक में आता है, तेज तरार क्यों होता है और झूठ पकड़ा जाता है, वह सिप्लिटिक मियाज में आता है। तो अकॉर्डिंग टू मियाज के अनुसार जो है, मियाज को पकड़ने का यह तरीका है, होम्योपैथिक शास्त्र दिया है। ओके। मुझे लगता नहीं है मैंने कुछ छोड़ा है, पर फिर भी यस कोई मैम। सवाल होगा, यू कैन आस्क मी। मैम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स या कुछ क्वेश्चनर बेटा टाइप आप या प्रैक्टिकल वो टिप्स कुछ को, इस तरह से कुछ हमारे को हाँ जी, क्वेश्चनर टाइप, ये जो हमें स्पेसिफिक मतलब हर केस में हमें करना ही चाहिए काउंसलिंग सेशन में, या फिर केस स्पेसिफिक ही एक्टिव होता है? एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। आप ओके। नोट कीजिए वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कह रहा है, वही आपका हथियार बनेगा। ओके। पेशेंटली आपको लिसन करना है, समझना है, खुद बीच बीच में अपना दिमाग नहीं लगाना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है। अपनी मर्जी से नहीं समझिए। अगर वो कहता है ना ये दिन नहीं है ये रात है, लिसन केयरफुली, पूछिए कि तुमको ये क्यों रात लगी, ये दिन क्यों नहीं लग रहा ना। ओके। वो बताएगा अपने आप उससे से, उसका उसका प्रोसेस है ना, हाँ हमारा तो जी। प्रोसेस है ही नहीं है। वो सिक माइंड के साथ आया है, वी नॉट हैविंग सिक माइंड, उसका सिक यस। माइंड है। उससे हमें उसका रूट कॉज पता चलेगा, वो एक्चुअली में क्या सोचता है, किसी उसका पर्सपेक्टिव हमें नहीं, पता चल। यस एक यस। तो एक्टिवली लिसनिंग, दूसरा थॉट फ्रेमवर्क। सारा कुछ छोड़ दो तुम, लिसन करो प्रॉपर। दूसरा उसको फ्रेमवर्क, उसके थॉट्स को एक फ्रेमिंग करके उस दिशा तक लेके जाओ। बस लेके जाने के लिए सीधे सीधे सवाल मत पूछो, वाई, व्हाट इज दिस। शांत रहो, फिर खुद खुद बोलेगा वो बोलने ही तो आया तुम्हारे पास, वो करने क्या आया? ओके। यस मैम। तो है ना? मेरे ऑब्वियसली पास हाँ। एक पेशेंट आया था जिसने मुझे मेरे को ही मारने की धमकी दे दी थी। मेरा ओके। दिल करता मैं तुमको मार दूं, तुम सवाल बड़ा पूछती हो। ओके। है ना? वो इतना डिस्ट्रक्टिव था, अपनी वाइफ को बहुत मारता था। ओके। बाद में पता चला था कि उसके घर में उसकी दादी और उसकी माँ दोनों ही बहुत लड़ाकियां, तो उसके दिमाग में बैठ गया था कि औरतें बुरी होती हैं। यस यस। यस। है ना? यस। तो ये छोटे यस। छोटे पॉइंट्स आपको निकालने पड़ेंगे, और बिल्कुल। वो थॉट जो उसका प्रोसेस है उसको चेंज करने में हमको उनकी हेल्प करनी है। वो बिल्कुल आए बिल्कुल। किस लिए हमारे पास? यस। उसके लिए तो दुनिया की हर औरत खराब है, और उसको ट्रीट भी एक औरत कर रही है उल्टा। यस मैम। यस मैम। ओके। है ना? तो जैसे अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया, उसको औरतों का काम होता है नमस्ते करें और आराम से बैठ जाए। जो औरत ऐसे आंख में आंख डाल के बात करे, आदमियों से बातें करती है, सवाल पूछती है, उनका करेक्टर सही नहीं होता। अरे भाई, तू मेरे से ट्रीटमेंट लेने आया अपनी बीवी का, है ना? तो ये डिनाइल में उसने मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट दिया। यस। यस मैम। तो तो ये छोटी आजकल छोटी चीजें होती हैं जो यस। हमको समझनी है। यस।
तो आज का बहुत ही एनरिचिंग सेशन रहा, जहाँ पे हमने काउंसलिंग के पार्ट को देखा। होम्योपैथी के साथ इस चीज को इंटीग्रेट करना आज की डेट में बहुत जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजिकल केसेस बढ़ रहे हैं, ऑन द राइज हैं, और काफी सारे केसेस आते हैं हमारे पास इस तरह के। तो ऑब्वियसली जो मैम ने टिप्स बताए उनको हम प्रैक्टिस में यूज करके वी कैन एनहांस एज अ होम्योपैथ ऑल्सो। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रमिला नेहरा का आज के सेशन के लिए। और यहीं से हमारा हिंदी सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू मैम। जी, थैंक यू। यस, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं मैडम हैंड ओवर करती हूँ कंटैक्ट डॉक्टर नंबर दे धनेश। दीजिए, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में कंटैक्ट नंबर अपना दे दीजिए। डॉक्टर मेरा प्रमिला आप नंबर अपना, सर डॉक्टर परवेश सर उनका नंबर वहीं पे लिखा हुआ है नीचे, जो उनका वो दिख रहा 98, है। मैं Yes. नंबर बोल देती हूँ, 9814966919। रिपीटिंग अगेन, 9814966919। जैसे मेरी Okay, पिक्चर के thank you, साथ नीचे doctor. आ रहा होगा नंबर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू।